इमेजिन कीजिए बिहार के जिले के जैसा एक साधारण सा गांव है जिसका नाम है रामपुर। जहां पर मिट्टी के घर हैं, खेतों के बीच पगडंडियां हैं और दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं। और हर 5 साल में एक ऐसा दिन आता है जब पूरा गांव अलग ही मूड में होता है, और वो है चुनाव का दिन। उसी रामपुर में एक बूढ़ी दादी भी रहती है जिसका नाम है सावित्री देवी। उनकी उम्र है करीब 72 साल। आंखों से कुछ साफ दिखाई नहीं देते हैं, हाथ कांपते हैं और चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है। वह पिछले 40 साल से हर चुनाव के दिन सुबह 5 बजे उठती है और अपनी लाठी टेकते हुए 2 किलोमीटर दूर पैदल पोलिंग बूथ तक जाती है। उनके लिए वोट डालना एक कानूनी अधिकार की तरह नहीं है, बल्कि वो इन्हें एक त्योहार की तरह देखती है। इस दिन वह खुद को इस देश के लोकतंत्र के बराबर का हिस्सा महसूस करती है। इस बार भी सावित्री देवी हमेशा की तरह सुबह उठी और अपने लाठी को टेकते हुए पोलिंग बूथ की तरफ चल पड़ी। वह लाइन में खड़ी हुई अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, और फिर जब उसका नंबर आया तो उसने अपना नाम बताया। सावित्री देवी। वहां पर बैठे अधिकारी उनका नाम ढूंढने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार पलट पलट कर पन्ने को देखा, और फिर उसने कहा, माफ कीजिए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। माफ कीजिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। सावित्री देवी को कुछ समझ नहीं आया, बल्कि वह 40 साल से उसी बूथ पर, उसी लिस्ट पर अपना नाम देखते आई है, और अब अचानक बिना किसी सूचना के, बिना किसी वजह के उनका नाम लिस्ट से गायब हो गया। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है। सावित्री देवी नाम की कोई औरत शायद ही एग्जिस्ट करती हो, लेकिन जो अनुभव इस कहानी में है वो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, यहाँ तक पश्चिम बंगाल के ज्यादातर लोगों ने यही महसूस किया है कि उनका वोट डालने से पहले इनाम काट दिया जाता है। बल्कि उस कहानी में बताया गया कि वो पोलिंग बूथ तक जाती है दादी अब वोट देने के लिए, मगर यहाँ पर घर में ही डायरेक्ट पर्ची भेज दी जाती है कि आपका नाम लिस्ट से काट दिया गया है। कोई कह रहा है कि उनका नाम मृत घोषित कर दिया गया है। माफ कीजिए, रिकॉर्ड के अनुसार आपको मृत घोषित किया गया है। कोई कह रहा है कि उनका एड्रेस अवैध बताकर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। माफ कीजिए, आपका नाम अवैध है, इसलिए आपका नाम यहाँ नहीं है। और कोई यहाँ तक कह रहा है कि उन्हें अचानक पता चला है कि उनके नाम पर कोई और वोट डाल चुका है। माफ कीजिए, आपके नाम से तो वोट पहले ही डाला जा चुका है। और ना जाने कितने ही रीजन पर लोगों के नाम काट दिए गए थे। दोस्तों, यही वो जगह है जहां से आज की असली कहानी शुरू होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक वोटर लिस्ट में हुई गलती की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे नियम की जिसने भारत के सबसे ताकतवर संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हर तरह की जवाबदेही से बाहर कर दिया है। ये कहानी है उस संस्था की जिसे कांटे की तरह खड़ा रहना चाहिए था, मगर क्या वो आज एक तरफ के फूलों की तरफ झुक चुकी है। और ये कहानी है उन लाखों वोटर्स की जिनका भरोसा हर नई खबर के साथ और कमजोर होता जा रहा है। तो आखिर कितनी सच्चाई है इन बातों में है? तो चलिए हर बार की तरह इसे भी थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 कहता है कि भारत में चुनाव करवाने की पूरी जिम्मेदारी एक स्वतंत्र संस्था की होगी जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस संस्था का एक लौता धर्म है निष्पक्षता, न रूलिंग पार्टी की तरफ झुकना और न ही ओपोजिशन की तरफ। हर वोटर, हर पार्टी, हर उम्मीदवार के लिए एक जैसा नियम, एक जैसा व्यवहार। संविधान सभा में जब चुनाव आयोग को लेकर बातचीत हो रही थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बाकी सदस्यों ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया था कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका के दबाव से पूरी तरह आजाद रखा जाए। उनको डर था कि सत्ता में बैठी पार्टी जब चुनाव आयोग को कंट्रोल करने लगे तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। कई समय तक चुनाव आयोग संवैधानिक नियम के साथ काम करती रही। टी.एन. शेषन जैसे चुनाव आयुक्तों ने मिलकर इस संस्था को इतना मजबूत और निडर बना दिया था कि बड़े बड़े नेता भी इनसे डरते थे। आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करना, बूथ कैप्चरिंग पर नकेल कसना और फर्जी वोटिंग को रोकना, ये सब उसी दौर की देन है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वो स्वतंत्रता, वो निडरता आज भी उतनी ही है?
या फिर कानून बदलाव के चलते धीरे धीरे कमजोर की जा रही है। साल 2023 में एक बड़ा मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों में कहा था कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 3 लोग मिलकर करेंगे, जिसमें से पहला प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा विपक्ष के नेता होंगे और तीसरा भारत के चीफ जस्टिस होंगे। इसमें मकसद साफ था कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए किसी एक पक्ष का पूरी तरह से दबदबा न हो, बल्कि 3 अलग अलग लोगों की सहमति से ये फैसला होना जरूरी था, जिससे देश के लोगों को ये न लगे कि कोई भी नेता अपने इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर दे रहा है। लेकिन दिसंबर 2023 में उस नियम के लागू होने के कुछ समय बाद ही सरकार एक नया कानून लेकर आ जाती है। इस कानून के तहत ये कहा गया कि वो 3 सदस्यीय पैनल में से चीफ जस्टिस को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया जाए, और वो मंत्री जिसे खुद प्रधानमंत्री ही शामिल करेंगे। तो जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए इस तरह के बदलाव को। पहले भी पैनल में 3 ही लोग थे, जिसमें से एक सरकार का, एक विपक्ष का और एक न्यायपालिका का, और अब भी 3 ही लोग हैं, जिसमें से 2 सरकार के और एक विपक्ष का। न्यायपालिका को हटा दिया गया। मेरी तो अपनी ये राय है कि बेकार में चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और अकेला विपक्ष रह गया और उनके पार्टी के 2 लोग रहे। उससे अच्छा था कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट ये पास करवा लेते हैं कि वो अब खुद से ही चुनाव आयोग के सदस्यों को नियुक्त करेगा। मतलब आप सोच सकते हैं, खुलेआम यहाँ पर संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं ने उसी वक्त संसद में इसका पूरा विरोध किया। उनका कहना था कि यहाँ पर साफ साफ डेमोक्रेसी के तीसरे पिलर को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्ष के नेताओं के पास मेजोरिटी कम होने के कारण उनकी आवाज़ दब जाती है और ये नियम पास हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब सरकार का नियुक्ति पर कंट्रोल हो गया, लेकिन अभी एक कदम बाकी था, क्योंकि इस कानून के तहत एक और धारा जोड़ी गई थी जिसका नाम है सेक्शन 16। इस धारा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी चुने हुए व्यक्ति को जीवन भर के लिए सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मुकदमों से सुरक्षा दे दी, अपने पद पर रहते हुए किसी भी तरह का फैसले से और किसी भी तरह के कार्रवाई से। इसका मतलब है अगर कल को चुनाव आयोग के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिल जाए कि उसका कोई व्यक्ति या फिर पूरा चुनाव आयोग ही किसी पार्टी को सपोर्ट किया है, तो भी उसके खिलाफ किसी तरह का केस या फिर कोई कार्रवाई नहीं चल सकता। भारत के जज जो देश के सबसे ऊंची अदालतों में बैठते हैं, जिनके फैसले करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल देते हैं, उन्हें भी इस तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया, मगर ये चुनाव आयोग को मिल गया। अब इस कहानी में सीधे एनजीओ की एंट्री होती है, यानी एक ऐसा गैर सरकारी संगठन जो सीधे सरकार से हटकर जनता और समाज के भले के लिए काम करती है। इसके अंदर एक लोक प्रहरी आता है जिसने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस पूरे प्रावधान को चैलेंज कर दिया। इनकी बात बड़ी सीधी सी थी, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं। उनका कहना था कि जब संविधान बनाने वालों ने जब ऐसा नियम किसी भी बड़े से बड़े पद को नहीं दिया, तो संसद इस तरह के पावर को कहां से बांटने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून बना था सेवा शर्तों के नाम पर, यानी सैलरी देना, कार्यालय का काम या रिटायरमेंट के लिए, लेकिन उसी में चुपके से क्रिमिनल केस से बचने वाली छूट भी घुसा दी गई। इनका कहना था कि ये तो सरासर गलत है, क्रिमिनल इम्यूनिटी का सेवा शर्तों से क्या लेना देना। जनवरी 2026 में ये मामला पहुंचा भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और उनके साथ बैठे जजों के पास। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया, यानी दोनों से जवाब मांगा गया, और कोर्ट ने खुद कहा कि ये मामला बड़ा अहम है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी देखेंगे कि इस नियम से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, और क्या संविधान इस तरह की छूट की इजाज़त देता है। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये बात किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कही, बल्कि देश के चीफ जस्टिस और उनके साथ के जजों ने कहा है। तो ये कोई बनी बनाई साजिश की बात नहीं है, बल्कि वो सवाल है जिसे देश की अदालत भी गंभीरता से ले रही है। अब चलते हैं उस पहली घटना की तरफ जहाँ से ये बवाल शुरू हुआ। 1 अगस्त 2025 राहुल गांधी ने खुले तौर पर यह कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई गड़बड़ी का उनके पास पुख्ता सबूत है, जिसे छुपाने के लिए रूलिंग पार्टी के पास कोई जगह नहीं बचेगी। फिर 7 अगस्त को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया कि कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर मौजूद थे। उनका दावा था कि एक ही एड्रेस पर सैकड़ों वोटर्स रजिस्टर्ड शामिल थे। एक ब्रूअरी यानी शराब बनाने वाले फैक्ट्री के एड्रेस पर 68 से ज्यादा वोटर्स के नाम थे। एक ही घर यानी एक ही कमरे के एड्रेस पर 80 से ज्यादा लोगों के नाम थे। और यहाँ तक सबसे चौंका देने वाली बात कि 40,000 से ज्यादा एंट्री में एड्रेस लिखा था हाउस नंबर 0। मतलब वोटर लिस्ट में जहाँ पर घर का नंबर, गली का नाम या फिर पूरा एड्रेस दिया जाना चाहिए था, वहां पर सिर्फ 0 लिख दिया गया, यानी कोई असली एड्रेस दिया ही नहीं गया।
ऐसे में कोई अधिकारी चेक भी नहीं कर सकता कि वहां पर वोटर्स रहते भी है या नहीं, क्योंकि एड्रेस ही अधूरा या फिर फर्जी था। चुनाव आयोग की तरफ से ये सफाई दी गई कि ये बेघर वोटर्स हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना था कि जब उन लोगों के जमीन पर जाकर देखा गया तो उन लोगों में से कई लोगों के पास अपने घर थे, मतलब बेघर वाली बात झूठ निकली। राहुल गांधी का पूरा कहना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल सीट से बीजेपी जीती, बल्कि इसी सीट के अंदर आने वाले बाकी 7 विधानसभा इलाकों में कांग्रेस आगे थी। कर्नाटक के बाद ये मुद्दा बिहार पहुंच गया, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला था। बिहार में चुनाव आयोग ने एक बड़ी वोटर लिस्ट जांच शुरू करने का ऐलान किया, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से जाना गया, जिसे हम शॉर्ट में SIR के नाम से जानते हैं। ये 24 जून को करने का अनाउंस किया गया, जिसमें चुनाव आयोग का कहना था कि ये तो एक रूटीन का काम है जिसे 22 साल बाद किया जा रहा है, ताकि गलत वोटर्स हटे और सही वोटर्स को जोड़ा जाए। सुनने में तो ये बात ठीक लगती है, आखिर कौन ही चाहेगा कि लिस्ट में गड़बड़ी हो। लेकिन इस SIR जैसे प्रक्रिया ने पूरे बिहार में हंगामा मचा कर रख दिया। यहाँ पर बिहार के विपक्षी नेता RJD के तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इसी जांच के दौरान उनका अपना नाम ही वोटर लिस्ट से गायब करवा दिया गया। यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, बल्कि ये सच में उनका नाम उड़ा दिया गया था। जरा सोचिए, राज्य के विपक्ष नेता का इनाम उड़ा दिया जाए तो आम आदमी का क्या होगा। राहुल गांधी बिहार गए और वहां पर कई ऐसे लोगों से मिले जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटकर उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, जबकि वो कई लोग राहुल गांधी के सामने खड़े थे। समझ रहे हो दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जहां पर जिंदा लोगों को कागज पर मुर्दा बना दिया जा सकता है। नवंबर 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण चल रहा था, तो राहुल गांधी ने एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने दिल्ली के चुनाव में भी वोट डाला था और उसी के कुछ समय बाद बिहार चुनाव में भी उसी जैसा हिस्सा लिया। यानी एक ही इंसान का नाम 2 अलग अलग राज्यों के वोटर लिस्ट में मौजूद होने का आरोप लगाया। ये अपने आप में एक गंभीर बात है, क्योंकि अगर ये सच है तो यहाँ पर सीधा सीधे कानून के साथ मजाक किया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी के पास हरियाणा के 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर 100% सबूत है। उनके मुताबिक करीब 2 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से 29 लाख वोटर्स फर्जी थे। उन्होंने ये भी बताया कि कई ऐसे मामले भी मिले हैं जहां पर एक ही इंसान के नाम पर कई वोटर डाले जा रहे थे। ऐसी एंट्री भी मिली जहां पर वोटर्स की असली फोटो की जगह फर्जी बनावटी फोटो लगा दी गई थी, और यहां तक कि एक विदेशी लड़की की फोटो को उसके अलग अलग नाम बताकर 22 अलग अलग वोटर एंट्री में इस्तेमाल किया गया था। यानी एक ही चेहरा 22 अलग अलग नामों के साथ हरियाणा के कई इलाकों के वोटर लिस्ट में मौजूद था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यही खेल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में दोहराया गया। बिहार के बाद ये डर और आशंका पश्चिम बंगाल तक जा पहुंचा और यहाँ का मामला उससे भी बड़ा निकला। आंकड़े के अनुसार बंगाल में करीब 91 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। इनमें से करीब 63 लाख वोटर्स के नाम पहले ही हटा दिए गए और बाद में फिर 27 लाख वोटर्स के नाम फर्जी बताकर काट दिए गए। यहाँ पर सबसे ज्यादा नाम मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा और नदिया जैसे जिलों में काटे गए। यानी ठीक वही जिले में नाम काटी गई जहाँ पर मुस्लिम की आबादी ज्यादा थी। चुनाव आयोग का कहना था ये तो एक सफाई अभियान की तरह है, इनमें सिर्फ उन्हीं वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं जो या तो मर चुके हैं या जिनका नाम एक से ज्यादा जगह पर डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है या जो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। इसमें उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सामान्य सा प्रशासनिक काम है जिसे करना जरूरी है और इसका किसी पार्टी के फायदा नुकसान से कोई लेन देन नहीं है और इसका इस्तेमाल किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा। लेकिन विपक्ष की तरफ से इस बात पर बहुत ही जबरदस्त ऐतराज दिखाया गया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दल तीनों ने मिलकर इसका पूरा विरोध किया। इनका सीधा कहना था कि सफाई के नाम पर जो भी कुछ हो रहा है उनके पीछे का असली मकसद कुछ और ही है। इनका यह भी कहना था कि जानबूझकर उन्हीं समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है जहां से विपक्ष को ज्यादा वोट मिलते हैं, ताकि बीजेपी को सीधे सीधे फायदा पहुंच सके। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल वहीं पर अटक कर रह जाता है कि जब उन्हीं इलाकों के नाम सबसे ज्यादा काटे गए जहां पर विपक्ष मजबूत था, तो ये महज इत्तेफाक है या फिर वही पुराना पैटर्न जो बिहार, कर्नाटक, हरियाणा में दिखा था। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे बहस को एक नया मोड़ दिया। बिहार चुनाव होने के बाद जब चुनाव आयोग के चेयरमैन ज्ञानेश कुमार से पूछा गया कि आप हमें पोलिंग बूथ की CCTV फुटेज दीजिए, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग को किसी की माँ, बहन, बेटी की CCTV फुटेज साझा करनी चाहिए? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? उन्होंने कहा कि ये उन वोटर्स के प्राइवेसी का मामला है और इतना कहकर CCTV मांग को ठुकरा दिया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है
कि क्या पोलिंग बूथ किसी का घर या बेडरूम तो है नहीं, ये वो एक खुली सार्वजनिक जगह है जहां पर हर वोटर्स का चेहरा वैसे भी सैकड़ों पोलिंग एजेंट्स, अफसर और पार्टी के लोगों के सामने आता है। तो क्या ये कोई प्राइवेसी वाली बात है? मतलब आखिर उस फुटेज में है ही क्या? तो क्या ये भी एक आसान सा तरीका बन गया बातों से भटकाने का प्राइवेसी के नाम पर? अब जरा इन तीनों धागों को एक साथ जोड़कर देखा जाए। पहला, चुनाव आयोग को चुनने वाली प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को हटाकर उनके जगह सरकार के किसी मंत्री को बैठा देना। दूसरा, उन्हीं चुनाव आयोग के लोगों को जीवन भर के लिए किसी भी तरह के केस मुकदमे से पूरी छूट दे देना। और तीसरा, जब भी सच्चाई सामने लाने की मांग उठे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या कोई डिजिटल वोटर की लिस्ट, हर बार प्राइवेसी का नाम देकर बातों को टाल देना। अगर इन तीनों बातों को अलग अलग करके देखें तो हर एक की अपनी अलग सफाई हो सकती है, लेकिन ये तीनों बातें एक के बाद एक ही समय पर एक ही दिशा में होती हुई दिखे। इसमें पहले कंट्रोल किया गया, फिर पूरी छूट दे दी गई और फिर हर जांच से इनकार कर दिया गया। अगर किसी भी समझदार इंसान के लिए ये सवाल पूछना जायज है तो क्या ये सच में इत्तेफाक है? कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, हर जगह लगभग एक जैसे ही शिकायत आई और हर बार चुनाव आयोग का जवाब भी लगभग करीब करीब एक जैसा ही था कि आरोप गलत है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है और यहाँ वहाँ के बेफजूल बातें बनाकर अपने ऊपर लगे आरोपों को हटा दिया जाता है। वैसे भी आरोप लगाने से होने भी क्या वाला है? अगर मान भी लिया जाए कि चुनाव आयोग जानबूझकर ये सब बना बनाए खेल खेल रहा है तो उस पर किसी तरह का कोई एक्शन तो हो भी नहीं सकता। और दोस्तों, लोकतंत्र की असली ताकत एक ही बात में छुपी है कि हर वोटर्स, चाहे वो किसी भी गांव का हो, किसी भी शहर में रहता हो, उसे भरोसा होना चाहिए कि उसका वोट गिना जाएगा और ईमानदारी से गिना जाएगा। और चाहे कोई भी संस्था कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे इतनी खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए कि उससे कोई सवाल ही ना पूछ सके, क्योंकि जवाबदेही के बिना कोई भी संस्था, चाहे उसकी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अपने रास्ते से भटक जाती है और भटक सकती है, जो कि आपके सामने भटक चुकी है। तो अब सवाल आप लोगों से कि क्या इतनी छूट चुनाव आयोग को सच में मजबूत, निष्पक्ष और निडर बनाती है, या फिर ये सिर्फ जवाबदेही से बचने की एक मजबूत दीवार बन चुकी है? क्या ये सारे के सारे आरोप राजनीति है, या फिर ये चुनाव हारने का बहाना है, या फिर सच में इसके अंदर कोई गहरी चिंता की बात छुपी है? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी आवाज को उठाए रखिए। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया।